मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी हाथों की लकीरें। शाम का वक्त मुझे दिन भर का सबसे बुरा वक्त लगता है। मन भी क्षितिज में डूबते सूरज की तरह डूबता सा महसूस करता है। और संयोग की बात है कि जिंदगी ने अब तक जितने भी दुख पाए उनकी आमद अक्सर शामों में ही हुई। मैं बरामदे से उठकर अंदर चली आई। हर कमरे की बत्ती जला दी, छोटे बड़े सारे लैंप्स ऑन कर दिए। काश बिजली से पैदा हुई रोशनी मन को भी रोशन करने की ताकत रखती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने रिमोट उठाकर टीवी चला दिया और आवाज से घर भर गया। ये मेरा रोज का नियम था। ऑफिस से लौटकर कॉफी लेकर बरामदे में बैठ जाना और शाम के साथ मन के उदास होने का इंतजार करना। अकेलापन और उदासी मेरे लिए एक थेरेपी थी। जैसे जहर को जहर काटता है ना, वैसा ही कुछ। मैं कॉफी का कप रखने रसोई में जाने लगी तो फोन की घंटी बजी। इस वक्त कौन फोन कर रहा होगा? जिंदगी में कुल जमा जो 4-6 करीबी लोग हैं उनको पता है कि मैंने फोन कॉल्स के लिए समय तय करके रखा है। सुबह ऑफिस जाने से पहले का समय, और आमतौर पे सब तभी फोन करते हैं। शायद किसी मोबाइल कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी का होगा। मैंने अनसुना कर दिया। थोड़ी देर में कमरे में फिर घनघनाहट गूंजने लगी। मैंने अलसाते हुए बेमन से फोन उठाकर स्क्रीन पर नजर गड़ाई। अब है, मैं कांप गई। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने मोबाइल को अपनी हथेलियों में कस लिया। फोन के वाइब्रेशन मेरी मुट्ठी से होकर मेरे मन के तारों को भी झन्ना रहे थे। अभय का फोन इतने सालों बाद? क्या हुआ होगा? उसको याद कैसे आई होगी मेरी? और मेरा नंबर कहां से मिला होगा? या अब तक सेव करके रखा होगा, जैसे मैंने करके रखा है। बीते बरसों में कितनी बार कॉन्टैक्ट्स टटोलते हुए यह नाम मेरी आंखों के सामने से गुजरता हुआ निकल गया था, लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया था। कोशिश जरूर की होगी कभी, लेकिन कर नहीं पाई। रिश्ता ना सही, नंबर ही सही। कुछ तो है जो अब तक सहेज के रखा है। फोन फिर बज रहा था। मैंने स्क्रीन पर हौले से अपनी उंगली सरकाई और फोन कान से लगा लिया। हेलो, मैंने धीमी आवाज में कहा। वहां से 2 पल की खामोशी और फिर वैसी ही भारी आवाज आई। ठहराव लिए हुए एक सख्त सा लहजा। नंदिनी, मैं अभय। मैं कुछ देर तक अभय की आवाज में पुकारे अपने नाम का स्वाद लेती रही। कितना अरसा हुआ था अपने नाम को इस तरह सुने हुए। मेरी खामोशी की वजह को न समझते हुए अभय फिर बोला, नंदिनी, हेलो, तुम हो वहां? सुन रही हो? हाँ, हेलो, हाँ, सुन रही हूं। हाउ आर यू? मैं कुछ भी बोले जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर यहां फोन पकड़े हाँ हूं कर रहा है, लेकिन मेरा मन मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं दूसरी ओर भागता जा रहा था। पीछे, बहुत पीछे, पूरे 6 साल पीछे। हर रोज दिन गिने हैं मैंने, उंगलियों पे रखा है हिसाब। 6 साल पहले अभय मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा था, सबसे खूबसूरत हिस्सा। एक शख्स जिससे मैंने दिल से मोहब्बत की, जो पूरे 5 साल तक मेरा हमसफर था, मेरा पति था। नंदिनी, मैंने तुम्हें एक जरूरी बात कहने के लिए फोन किया है। सुन रही हो ना? अभय की बेचैन आवाज सुनकर मैं अतीत की यात्रा अधूरे में छोड़कर वापस आ गई। हाँ अभय, कहो, क्या जरूरी बात है? मैंने खुद को संभालते हुए सवाल किया। दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि इतने साल के अलगाव के बाद अभय का फोन
कोई खास बात ही होगी। फिर उसने न मेरा हाल पूछा था, न अपनी खैरियत बताई थी। नंदिनी, बलराम काका की तबीयत बहुत खराब है, वेरी क्रिटिकल, समझ रही हो ना? अभय ने पूछा तो मैं कांप गई, लगा चक्कर खा के गिर जाऊंगी। मैंने डाइनिंग चेयर पास खिसकाई और बैठ गई। बलराम काका अभय के गार्जियन, केयरटेकर, गाइड, दोस्त सब कुछ थे। शादी के बाद जब अभय मुझको अपने घर ले गया तो दरवाजे पर आरती का थाल लिए काका ने मेरा स्वागत किया था। जब मैं घर की देहरी पार कर रही थी तब काका ने ही अपनी मोटी खरखराहट भरी आवाज में मंगल गीत गाए थे। उन्होंने ही मुझको घर संभालना सिखाया था और यह भी समझाया था कि अभय को क्या पसंद है क्या नहीं। बलराम काका मेरी गृहस्थी की धुरी थे। शादी के बाद वो अभय से ज्यादा मेरे काका बन गए थे। क्या हुआ उनको? क्रिटिकल या नहीं? मेरी आवाज भर्रा गई। चाह के भी कुछ पूछ नहीं पा रही थी, शब्द हलक में अटक रहे थे। हम कुछ सवाल करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उनके जवाब हमें पहले से पता होते हैं और वो जवाब हमें पसंद नहीं होते। कुछ देर अभय की खामोशी हमारे बीच तैरती रही। फिर वो बोले, काका के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं। मुझे लगा मैं फूट फूट के रो लूं। अपने दुख को खामोशी में सहते हुए मैं थक गई थी। लेकिन अभय वो आखिरी इंसान था जिसके सामने मैं अपनी तकलीफ की यूं नुमाइश करती। बाद में बात करती हूं कह के मैंने फोन रख दिया। काका के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, ये शब्द जो अभय ने कहे थे मुझे नश्तर की तरह चुभ रहे थे। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई शायद मौत ही होती है। इसके आगे सारे गम बौने हो जाते हैं। मेरे अपने माँ बाप के बाद अगर किसी ने मुझको समझा था और बिना शर्त के प्यार दिया था तो वो बलराम काका ही थे। अभय के साथ बिताए उन 5 सालों में उन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा। बिना कहे मेरी तकलीफों को समझा, मेरे दुखों को साझा किया। प्यार वो बेशक अभय से ज्यादा करते थे लेकिन पक्ष हमेशा उन्होंने मेरा लिया। अभय का घर छोड़ते वक्त काका के चेहरे पर छाई बेबसी मुझे कई दिनों तक परेशान करती रही थी। मैं जितना अतीत के बारे में सोचती जा रही थी उतना ही मेरा मन परेशान हो रहा था। मैंने अभय को मैसेज किया, I'll call you tomorrow, और घर की सारी बत्तियां बुझाकर सारी आवाजों को मौन करके अपने कमरे में आकर लेट गई। इंसान को मेरी तरह कमजोर नहीं होना चाहिए। खुदा की नाइंसाफी रही कि उसने मुझे कमजोर भी बनाया और तकलीफें भी बेशुमार दी। सुबह उठकर 6 बजे ही मैंने अभय को फोन लगा दिया। मैं कुछ कहती उससे पहले उसी ने बताया कि फॉग के कारण फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो दिल्ली से इंदौर बाय रोड ही जा रहा है अपनी कार से। तुम चाहो तो साथ चलो, उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा। काका तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम्हें साथ लाने को कह रहे थे। अभय के लहजे में उदासी थी और एक रिक्वेस्ट भी। मैं समझ सकती थी उसका काका के लिए लगाव, और काका का मुझसे जो स्नेह था वो भी मैं अच्छी तरह समझती थी। मैं जाना चाहती थी उनसे मिलने, लेकिन अभय के साथ, उसके साथ अकेले 15 घंटे की रोड ट्रिप का ख्याल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोचती रही कि क्या करूं, मैं अलग टैक्सी लेके हाईवे पे अकेले जाऊं, यह भी ठीक नहीं लग रहा था। अभय बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है नंदिनी, मैं 2 घंटे में यहां से निकलूंगा। अगर तुम कहो तो तुमको पिकअप कर सकता हूं। बाय द वे तुम उसी घर में हो ना, पार्क व्यू अपार्टमेंट 5th फ्लोर? मैंने धीरे से कहा। हर बात के लिए एक ही हूं, तुम बदली नहीं है ना? अभय हंसते हुए बोला।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फोन रखकर अपना सामान समेटने लगी। 2.5 घंटे बाद मैं अभय के बगल वाली सीट पर बैठी थी। कार दिल्ली जयपुर हाईवे पर दौड़ रही थी। 6 साल बाद आज थोड़ी देर पहले जब अभय मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी। मन किसी 16 साल की लड़की की तरह बेचैन हो गया था। एक पल को मेरा दिल किया था कि उसके गले लग जाऊं, शिकायत करूं कि क्यों दूर चला गया मुझसे। लेकिन दूसरे ही पल में अपने इस चाहने से डर गई थी। नहीं, उससे अब मेरा क्या वास्ता। अब तो हमारा बाकायदा तलाक हो चुका है। कानून और कागजों की माने तो हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। सीट बेल्ट लगा लो। अभय की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं सीट बेल्ट का सिरा खोजने लगी। तभी अभय ने हाथ बढ़ाकर बेल्ट खींचा और लगा दिया। उसको अपने इतना करीब पाकर मैं थोड़ा असहज हो गई। उसके कलोन की खुशबू मुझे परेशान कर गई। मैंने अपने हैंडबैग से सनग्लासेस निकालकर पहन लिए। कम से कम मेरी आंखों को देखकर वो मेरे दिल की बेचैनी तो नहीं समझ सकेगा। दिल्ली से निकले हमें कोई 3 घंटे हो गए थे। कार के म्यूजिक सिस्टम पर पुराने फिल्मी गाने बज रहे थे। लगातार बजता संगीत भी मुझको थका रहा था। मैंने अभय की तरफ देखा तो उसने म्यूजिक ऑफ कर दिया। बिना कहे समझ गया था वो। अब भी, इतने सालों बाद भी। कहीं रोक लो गाड़ी, थोड़ा कमर सीधी कर लो। मैंने दोनों के बीच फैली चुप्पी को तोड़ते हुए कहा तो अभय ठहाका मार के हंस दिया। यार, मेरी पीठ अकड़ने की खबर तुमको कैसे लग जाती है, मुझसे भी पहले। मैं कुछ नहीं बोली। ये कोई सवाल तो था नहीं। उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया। एक ढाबे के सामने उसने कार पार्क कर दी। हम उतरकर बाहर पड़ी खटिया पर बैठ गए। गुनगुनी धूप अच्छी लग रही थी। मैंने बैग से पानी की बोतल निकालकर अभय को पकड़ा दी। अभय ने सवालिया नजर से मुझे देखा और पूछा, बॉइल्ड? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अभय शुरू से उबला हुआ पानी पीता था। कितने भी एडवांस्ड वाटर प्यूरिफायर बाजार में आ जाएं, उसको पानी उबाल कर ही चाहिए। फ्लास्क से बड़े बड़े घूंट घुटक कर उसने फ्लास्क मुझको पकड़ा दिया और बोला, थैंक यू। काका के फोन के बाद मैं परेशान हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए निकलते वक्त पानी की बोतल लेना भी भूल गया। कहने के बाद अभय मुझे कुछ देर तक देखता रहा। शायद वो भी मेरी तरह सोच रहा था कि बीते 6 बरसों के अलगाव के बाद भी कितना कुछ था जो हमें याद रह गया था। थोड़ी देर बाद कार फिर हाईवे पर थी। 11-12 घंटे के सफर के बाद हम उज्जैन पहुंचने को थे। महाकालेश्वर मंदिर की नगरी में आपका स्वागत है, बड़ा सा बोर्ड देखकर मेरे भीतर सिहरन सी हो गई। गले में कड़वाहट का एहसास होने लगा जैसे अमृत मंथन से निकला जहर शिवजी के नहीं, मेरे गले में अटका हो। 8 साल पहले का वो दिन मेरी आंखों के सामने घूम गया। कुछ स्याह से अक्स मेरी आंखों के सामने तांडव करने लगे। मैं उन परछाइयों को पहचानने की कोशिश करने लगी। एक मैं थी, एक अभय और एक वो जो इसी शहर में मिला था, उस पूरे चांद की रात में, और जो हमारी अच्छी भली जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाला ग्रहण देके चला गया था। कार अंधेरी सड़क पर तेज स्पीड से चली जा रही थी, इंदौर की ओर। सर्दियों का मौसम था, फिर भी मेरा चेहरा पसीने से भीग गया। मैंने अपनी तरफ की खिड़की का कांच नीचे कर लिया। सरसराती हुई तेज ठंडी हवा कार में भर गई। अरे क्या कर रही हो भाई, ठंड में मार डालने का इरादा है क्या? अभय बिना मेरी तरफ देखे बोला और गियर के पास लगे कंट्रोल पैनल में से एक बटन दबाकर मेरी खिड़की का ग्लास बंद कर दिया।
अभय की सब कुछ खुद कंट्रोल करने की आदत बदली नहीं थी। मैंने टिश्यू पेपर निकालकर चेहरा पोंछा और खिड़की से बाहर देखने लगी। अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली तो सामने बीते दिनों के दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगे। आज से करीब 11 साल पहले मैं अभय से शादी करके उसके घर आई थी, जहां वो रहता था और उसके साथ बलराम काका। घर क्या, बस खाली खाली कमरे थे, जरूरत भर का सामान था, बैचलर्स होम जैसा। पहली बार जब मैं रसोई में गई तो काका ने आंखों के गीले कोर पोंछते हुए मेरे सर पे हाथ रख दिया था। उन्होंने मुझे कोई हिदायत नहीं दी थी, बस मेरे हाथ में घर की चाबियां सौंप दी थी। पता नहीं क्यों मेरी भी पलकें गीली हो आई थी। अभय को मैं शादी से पहले ज्यादा जानती नहीं थी। पापा के ऑफिस के किसी कलीग ने अभय को उनसे मिलवाया और चंद औपचारिक मुलाकातों के बाद वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अभय ने शादी के बाद मुझसे पूछा भी था कि तुमने बिना मुझको जाने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? एक टिपिकल अरेंज मैरिज के लिए राजी कैसे हो गई? मैं बस हंस दी थी। हंसी किसी सवाल को, किसी बात को टालने का सबसे आसान तरीका होता है। बात टल भी गई थी, लेकिन मैं कहना चाहती थी कि मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए की थी कि मुझे तुमसे पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। तुम मुझे किसी ग्रीक देवता की तरह लगे थे। कितने सुंदर और कितने हंसमुख, लड़कपन में पढ़े जाने वाले उपन्यासों के किरदारों की तरह। मैं कहना चाहती थी कि मैंने अपने सपनों में तुम्हारे जैसे किसी की ही सूरत देखी थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई थी। अब सोचती हूं कि किसी के लिए अपनी भावनाएं भीतर नहीं रखनी चाहिए, कह देना चाहिए। अच्छी हो या बुरी, फीलिंग्स सामने वाले तक ठीक पहुंचनी चाहिए, वो भी वक्त रहते। मैंने अभय के सवाल के बदले एक ही सवाल किया था। तुम बताओ, तुमने क्यों हाँ कह दी थी? तुम भी तो मुझे नहीं जानते थे। मेरे सवाल पर अभय हंसा नहीं था, वो संजीदा हो गया था। उसने मेरी हथेलियां अपने हाथों में पकड़ ली थी, उंगलियों से मेरे हाथ की रेखाओं को छूने लगा था। फिर चूम लिया था उसने मेरी हथेली को, जिसमें लगी मेहंदी का रंग अब भी लाल था। मैं तब सचमुच नादान थी, रोमानी उपन्यासों की नायिका के जैसा महसूस कर रही थी। तब मैंने अभय का सिर्फ स्पर्श महसूस किया था। बहुत बाद में जान पाई थी कि उस स्पर्श के मायने क्या थे। अभय भाग्य की रेखाओं पर बहुत विश्वास करता था। उसने मेरे माथे की, मेरे हाथ की लकीरें पढ़ ली थी। मैं नहीं जानती कि उसने क्या देखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि काश वो मेरे मन की लकीरें भी पढ़ पाता। एक दूसरे से शादी करने की हमारी वजहें अलग थीं, लेकिन हम साथ साथ बहुत खुश थे। दोनों ही खुशियों के कारण भले ही अलग हों, लेकिन उनके रंग एक जैसे ही तो होते हैं, हल्की बारिश के बाद खिल आई धूप जैसे। कितने अच्छे दिन थे वो। सुबह हम साथ उठते, एक साथ चाय पीते, अखबार के पन्ने पलटते और एक साथ काम निपटाकर अपने अपने ऑफिस चले जाते। शाम को घर लौटकर हम फिर एक साथ चाय पीते। तब मुझे शामें अच्छी लगा करती थीं, और शाम के रंग भी, लाल नारंगी के सारे शेड्स। शाम के ढलते ही हम शहर भर में यहां वहां घूमते, देर रात तक। इंदौर शहर था भी ऐसा, जो कभी सोता नहीं था। हमारे जैसे न जाने कितने चटोरे लोग रात 1:30-2 बजे तक सराफा बाजार में गर्म जलेबी खाने के लिए रुके रहते। इंदौर की खास चाट पकौड़ियां खाते थे। स्वाद से भरा था हमारा रिश्ता। लेकिन एक दिन जिंदगी से अचानक सारे रस गायब हो गए। वो एकदम बेस्वाद हो गई। मुझे 8 साल पुराना वो दिन याद आने लगा। यही सड़क तो थी। अभय और मैं इंदौर से उज्जैन घूमने गए थे। हमारी शादी की 3री सालगिरह थी। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम काल भैरव मंदिर गए। क्षिप्रा नदी के किनारे बना वो बहुत पुराना मंदिर था।
अंदर काल भैरव की मूर्ति और बाहर उनकी सवारी एक श्वान यानी एक कुत्ते की मूर्ति। आम मंदिरों से अलग था यहाँ का माहौल। भगवान की प्रतिष्ठा एकदम सादी, कोई साज श्रृंगार नहीं, और प्रसाद में मेवे, मिठाई, फल फूल की जगह शराब चढ़ाई जा रही थी। शहर के बाहर बने इस मंदिर में आकर पता नहीं क्यों मैं थोड़ा असहज थी। भक्ति भाव के साथ थोड़ा डर भी मिला हुआ था। मंदिर दर्शन के बाद हम घाट की तरफ चल दिए। नदी का बहता पानी और आसपास छाई हरियाली देखकर मैं थोड़ा खुश हुई। मन किया थोड़ी देर वहीं पानी में घुलती पत्तों की सरसराहट को सुनती, देखती रहूं। कितना शांत माहौल था वहां का। मैंने नदी की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि सामने का दृश्य देखकर मैं कांप गई थी। मैंने अभय की बाहें कस के थाम ली। वहां किसी के अंतिम संस्कार के बाद जमीन पर बिखरी गर्म राख को टटोलता एक अघोरी सन्यासी बैठा था। हमें देखकर वो कुछ देर अपना काम करता रहा और फिर अपना खप्पर और कमंडल लेकर उठ गया और धीरे धीरे चलता हुआ हमारे करीब आने लगा। मैं सांस रोक कर उसको देखती रही। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन लगा जैसे पैर पत्थर हो गए हों। वो थोड़ा और पास आया तो अभय ने अपनी बाहें मेरे आसपास कस दी। बुरी तरह उलझी जटा और राख से लिपटा वो सन्यासी अभय की तरफ देखकर हल्का सा हंसा और बोला, कितना भी कस लो इसको अपनी बाहों में, ये साथ ज्यादा नहीं चलेगा। ये तेरे साथ नहीं रहेगी। इसका मन तो कहीं और अटका है। मैं और अभय हैरानी से उसका चेहरा देखते रहे। वो ऐसा क्यों बोल रहा था? फिर हमने उससे कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन वो जो कह गया था उसको अनसुना भी नहीं कर सके थे। मैंने अपने कंधे पर अभय की पकड़ कमजोर पड़ती महसूस की। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर उस सन्यासी की तरफ। अभय कुछ कहने वाला था, शायद कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और उसका हाथ खींचकर वहां से चल दी। उस रात हमने उज्जैन में ही रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन मंदिर से लौटकर हम होटल गए तो अभय ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। घाट पर मिले सन्यासी का डर अब तक मेरे भीतर से उड़ चुका था। मैंने हंसते हुए अभय को छेड़ा, क्या हुआ, तुम कहीं जा रहे हो क्या? मान लिया हमारा साथ ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी कहां चल दिए? अभय ने मेरे मजाक का कोई जवाब नहीं दिया था। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी और थोड़ी देर में हम वापस इंदौर के रास्ते पर थे। अब स्टीरियो में न कोई गाने बज रहे थे, न रास्ते में बिकते अमरूद की टोकरियां देखकर अभय ने कार रोकी। खामोशी सफर को बोझिल और लंबा बना रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तब नहीं जानती थी कि जिंदगी भर का सफर ऐसे ही खामोश और बोझिल गुजरेगा। क्या सोच रही हो, इतनी चुप चुप क्यों? अभय की आवाज से मैं चौंक गई। मेरा मन बार बार बीते दिनों को क्यों याद करने लगा था, या 6 साल बाद अभय को फिर अपने इतना करीब पाकर मैं परेशान हो गई थी। शायद अभय मेरी परेशानी, मेरा डिस्कंफर्ट समझ रहा था। उसने स्टीरियो बंद कर दिया। कार के उस छोटे से कैबिन में अब एकदम शांति थी। अभय ने बिना मेरी तरफ देखे पूछा, कैसी हो, हाउस लाइफ? मैं उसके सवाल पर चौंक गई। इतनी देर बाद अब पूछ रहा है और बस यही कहना है। शायद बरसों के सन्नाटे इसी तरह के चंद बेमतलब के शब्दों से तोड़े जाने का रिवाज है। ठीक हूं, मैंने भी रस्मदाई कर दी। नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, जबकि मन में सवालों का बवंडर मचा हुआ था कि बताओ ना तुम कैसे हो अभय, मेरे जाने के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी है? कभी याद करते हो मुझको? अकेले कैसे रह पाते हो? मेरे छोटे से जवाब के बाद अभय ने भी चुप्पी साध ली। मुझे उसकी चुप्पी की आदत थी।
उस शाम काल भैरव के मंदिर में मिले सन्यासी की बात सुनने के बाद वो एकदम चुप था। मुझे एहसास भी नहीं था कि वो बात अभय के मन में ऐसे घर कर जाएगी। मुझे अभय में उन दिनों बदलाव महसूस जरूर होता था, लेकिन मुझे लगा काम की कोई टेंशन होगी या अपने प्रमोशन को लेके बेचैन होगा। पहले हर बात में मुझको पुकारने वाला अभय अब खुद को अपने आप में समेटने लगा था। अपनी दवाइयां वो खुद निकाल के खाने लगा। सुबह मेरे उठने से पहले चाय बनाकर मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता था। वो अजीब सा व्यवहार करने लगा था। कभी देर से आने का मैसेज करता और समय से पहले घर पहुंच जाता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अब वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर पाता था। मेरे कहे और अनकहे के वो कुछ अलग ही अर्थ निकालने लगा था। कई बार ऐसा हुआ कि मेरी नजर उस पर पड़ती तो वो मुझे ही देख रहा होता, एक अजीब सी नजर से। मैं बुरी तरह कांप जाती, असहज हो जाती, एक स्पेसिमेन की तरह महसूस करने लगी थी मैं। एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी गुनगुनाते हुए बाल सुलझा रही थी। कभी मेरे साथ साथ गुनगुना उठने वाले अभय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तल्खी से बोला, सच कहो नंदिनी, कहाँ अटका है तुम्हारा मन? कौन है वो? मैं हैरान रह गई थी। ये क्या बोले जा रहा था अभय? किसके बारे में जानना चाह रहा था वो? एक पल को तो मुझे लगा जैसे वो कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग उतर आया था। वो रंग जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैंने अभय की तरफ देखा। नहीं, ये वो शख्स नहीं था जिससे मैंने पहली नजर में प्यार कर लिया था। समझदार और मेरा बेहद ख्याल रखने वाला इंसान जिसके साथ मैंने जिंदगी के 3 खूबसूरत बरस बिताए थे। अभय मेरे कंधे पकड़कर झकझोरता रहा। मैंने उसका हाथ झटक दिया था। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया मैंने, एक शब्द नहीं कहा। हाँ, उस दिन मेरे मन के भीतर कुछ बहुत गहरे दरक गया था, टूट गया था। नंदिनी, नंदिनी, अभय की आवाज के साथ कार में तेज ब्रेक के झटके के साथ मैंने घबरा के आंखें खोली। अभय मेरे एकदम करीब झुकाया था। उसकी आंखों में फिक्र थी। क्या हुआ तुम्हें? Why you crying? Crying? No, I'm not. मैंने अचकचा कर अपने गालों पर हाथ लगाया। बीते दिनों के घाव मैंने फिर कुरेद लिए थे। मैं अपने माजी में इतना खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस वक्त अभय के साथ हूं और उससे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर। अपनी तकलीफें मैं अभय के सामने बेपर्दा नहीं करना चाहती थी, हरगिज नहीं। मैं सीधी होकर बैठ गई और लापरवाही से कहा, I'm okay, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। मेरे इस घिसे पिटे बहाने के बावजूद अभय ने और कुछ नहीं पूछा, बस पानी की बोतल खोल के मेरी तरफ बढ़ा दी। 1 घंटे बाद हम इंदौर शहर पहुंच गए थे। यहां वो घर था जहां अब बलराम काका रहते थे। वो घर जिसकी चाबी कभी उन्होंने मुझको सौंप दी थी। वो घर जिसे मैं छोड़ आई थी दोबारा कभी न लौटने के लिए। हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो भीतर से हल्की आवाज आई, आ जाओ, आ जाओ। काका समझ गए थे कि हम पहुंच गए हैं। कितना आसान होता है अपनों की आहट पहचानना। हमारे कान जैसे अभ्यस्त हो जाते हैं। इतने बरसों बाद काका की आवाज सुनकर मेरा मन भीग गया था। इस आवाज ने कितनी बार प्यार से, अधिकार से मेरा नाम पुकारा था। तब कितना रौब था इस आवाज में। वक्त कैसे हमारी सारी ताकतें धीरे धीरे छीन लेता है और हमें एहसास भी नहीं होता। मैं अभय से पहले अंदर पहुंच गई। हमें देखते ही उनकी आंखें पनीली हो आईं। अभय उनके सरहाने पर बैठकर हाथ सहलाने लगा। शायद इसी स्पर्श के लिए ही उनकी सांसें चल रही थीं। उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया।
मेरे और अभय के बीच का पुल बन गए थे काका, हमेशा की तरह। हम वहां एक ही दिन ठहरने के लिए आए थे। सोचा था मिलकर चले जाएंगे, लेकिन अब उनको इस हाल में छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। हमारे वहां पहुंचने के बाद काका के चेहरे पर सुकून झलकने लगा था, या शायद एक बेफिक्री। इंसान जिंदगी भले अकेले काट ले, लेकिन मौत के वक्त उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। रूह से मुक्त होने के लिए जैसे 4 लोगों का होना जरूरी है। मैंने अभय से कहा, मैं यहां कुछ दिन और ठहरना चाहती हूं। अभय ध्यान से मुझे देखता रहा, बोला, मैं भी। कितने सालों बाद हम 3 लोग एक बार फिर इस घर में रह रहे थे, मैं, अभय और काका। चेहरे वही थे, लेकिन मन सबके बदल चुके थे। काका अपनी उम्र गुजार चुके थे। मैं जानती हूं कि उनकी झुर्रियों में हम दोनों के अलग हो जाने के दर्द छिपे थे, लेकिन मैं जब घर छोड़कर निकली थी तो काका ने मुझको रोका नहीं था। बस मेरे सर पे अपना हाथ रख दिया था, जैसे मेरे फैसले पे अपनी मोहर लगा रहे हों। अभय भी बदल गया था। वो अब पहले की तरह बोलता नहीं था, चुप चुप सा रहता था। हर वक्त गुनगुनाना भी शायद उसने छोड़ दिया था, या न भी छोड़ा हो तो कम से कम मैंने तो नहीं सुना। अब वो नहाने के बाद गीली चप्पल लेकर घर भर में घूमता नहीं था। उसने दिन में 3-4 बार अपनी टी-शर्ट बदलने की आदत भी छोड़ दी थी। मैं सोचती रही कि मेरे भीतर भी कुछ बदला है, या मैं वैसी की वैसी हूं। अभय के प्यार में अपनी दुनिया खोजती हुई, उसकी दी हुई तकलीफों को खामोशी से बर्दाश्त करती हुई, खुद को समझे जाने की अंतहीन प्रतीक्षा करती हुई। सुबह मैं उठी और रसोई में गई तो देखा अभय वहां पहले से मौजूद था। मुझे देखकर मुस्कुराया और सामने लगे शेल्फ में रखे डब्बे टटोलने लगा। मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर टिकी उसको देखती रही। उसने बिना एक बूंद दूध गिराए कप में डालकर नापा और पतीली में चढ़ा दिया। फिर वो मेरी तरफ पलटा और पूछा, अब भी बिना शक्कर के चाय लेती हो? मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि उसको याद है, लेकिन मुझे वो अभय भी याद आया जो अव्वल दर्जे का भुलक्कड़ था। कितनी बार मेरी चाय में शक्कर घोल के ले आता था और फिर मेरे नाराज होने पर खुद ही दोनों कप पी जाता। अच्छा लगता था मुझे उसका वो भूलना। चाय लेकर हम बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। 6-7 साल पुराना विंड चाइम अब भी लटका था। आवाज बेसुरी और सूरत बदरंग हो गई थी। वक्त की मार सिर्फ रिश्तों पर ही नहीं पड़ी थी। अभय बागीचे से अखबार उठा लाया और उसका मेन पेपर खुद रख के सप्लीमेंट मुझको पकड़ा दिया। लगा जैसे एक फिल्म रिवाइंड होकर दोबारा आंखों के सामने गुजर रही हो। मैंने अखबार में नजर गड़ाई। तारीख तो आज की ही थी, लेकिन चाय, अखबार, विंड चाइम और सुबह सब कुछ वैसा ही था, बीते दिनों जैसा। अभय से अलग होने के बाद हर सुबह अकेले अखबार पढ़ते हुए मैंने उन काले अक्षरों में कितनी ही बार अभय का नाम गढ़ा होगा, उसका चेहरा तराशा होगा। न जाने कितनी बार ट्रे में एक की जगह 2 कप निकाले होंगे, कितनी बार मोबाइल उठाकर उसके मैसेज खोजे होंगे, उसके कॉल का इंतजार किया होगा। क्या सोच रही हो? अभय के सवाल पर मैं चौंक गई, जैसे कोई चोरी पकड़ ली गई हो। मैंने कप को मुंह में लगा लिया और खुद को जवाब देने से बचा लिया। इन 6 सालों में मेरे मन में क्या चल रहा है, ये जानने का हक वो कब का खो चुका था। जब मैं अभय के साथ थी तब मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अभय नहीं जानता था। शादी के बाद मैंने उससे जितनी मोहब्बत निभाई उतना ही याराना भी निभाया था। अपनी हर बात उससे साझा करती, ऑफिस की परेशानियां उसको इस यकीन के साथ बताती कि वो पक्का उनको दूर कर देगा। सच कहूं तो मैं अभय की फैन थी। मेरी नजर में वो एक परफेक्ट पति था और बेहतरीन इंसान था। एक दिन मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई थी। अभय मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी, बैग, पर्स
सब वहीं टेबल पे पटके और चाय बनाने चली गई। मैं लौटी तो अभय मेरा मोबाइल खंगाल रहा था। मैं ट्रे पकड़े हुए उसके चेहरे पर आते जाते भाव देखती रही। सच कहूं तो मुझे उस दिन गुस्सा नहीं आया था, हाँ दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैंने उसकी हरकत को अनदेखा कर दिया था। पर दिन उसके टूटते भरोसे को मैं कैसे अनदेखा करती। एक सन्यासी के कहे को वो अपने मन में इतना गहरा बैठा लेगा, ये मेरी समझ के बाहर था। मैं हैरान थी कि इस बात से वो कैसे बेखबर था कि उसकी बातें मुझे तकलीफ पहुंचा रही हैं। हमारे बीच का विश्वास जैसे धुएं की तरह हवा में गायब होने लगा था, अपने होने के निशान छोड़े बिना। वो मेरी जिंदगी के सबसे तकलीफ देह दिन थे जब मैं अभय को छोड़कर चली जाना चाहती थी, लेकिन मेरा मन बार बार उसमें ही कहीं अटक जाता था। नंदिनी कहाँ हो भाई? अभय की आवाज सुनकर मैं घबरा के उठ गई। मैं बार बार अपने बीते दिनों को क्यों याद कर रही हूं? अब तो हमें अलग हुए 6 साल हो गए हैं और मैंने अभय के बिना जीना सीख लिया है। फिर यह अतीत क्यों दोबारा मेरे वर्तमान पे हावी हो रहा है? शायद ये इस घर का असर था। ये 4 दीवारियां अब भी बीते हुए दिनों को संभाले हुए थी। दीवारों पर हमारी तस्वीरें थीं, टेबल की दराजों में मेरा और अभय का सामान था, ड्रेसिंग टेबल के आईने में मेरी बिंदियां अब भी चिपकी थी। हमारे आते ही ये मकान घर में तब्दील होने लगा था। मैंने मन ही मन तय किया कि कल ही यहीं से चली जाऊंगी। काका का ख्याल रखने के लिए अभय तो है ही। नंदिनी, अभय ने दोबारा पुकारा और सीधे कमरे में चला आया। यहां क्यों बैठी हो अकेले? अभय ने फिक्र से पूछा। शायद नींद लग गई थी, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। उठ के खड़ी हो गई। एक कमरे में अकेले उसके साथ होना मुझे असहज कर रहा था। अभय ने मेरी कलाई पकड़ी और बाहर की तरफ खींच कर ले गया। बारिश? पानी गिरता देखकर मैं खुशी से उछल पड़ी। बेमौसम की बारिश मुझे कितनी अच्छी लगती है। याद था अभय को, पता नहीं और क्या क्या याद होगा। उस अघोरी सन्यासी की बातें, वो भी याद होंगी क्या, या भूल गया होगा? थोड़ी देर में मैं और अभय शहर से बाहर पाताल पानी वाटरफॉल के पास खड़े थे। ठंडे पानी की बूंदें अच्छी लग रही थी। शहर के एकदम पास होने के कारण ये जगह मौसम अच्छा होते ही भीड़ से भर जाती है। कभी कभी भीड़ का हिस्सा बन जाने में भी मजा आता है। हम बहुत आया करते थे यहाँ, ऐसे बिना प्लान किए। थोड़ी देर वहां वक्त गुजारने के बाद हम लौटने लगे। कार में बैठने के बाद भी अभय ने कार स्टार्ट नहीं की। मैंने उसकी ओर देखा, कुछ पूछा नहीं। वो थोड़ी देर स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां थपकता रहा। मैं समझ गई थी कि उसका मन कैसे कहूं कि ना कहूं के झूले में झूल रहा था। मैंने अपनी हथेली उसकी उंगलियों पर रख दी और हंस के कहा, घिस जाएंगी उंगलियां, कह दो जो कहना है। अभय मेरे मजाक पे पहले मुस्कुराया, फिर एकदम संजीदा हो गया। कुछ देर में उसकी सांसों की आवाजाही सुनती रही। फिर वो बोला, रुक जाओ ना नंदिनी, मेरे पास हमेशा के लिए। रुक जाओ नंदिनी, मेरे पास। मैंने मन ही मन अभय के कहे शब्द दोहराए। ये क्या कह गया था अभय? मेरे कानों को यकीन ही नहीं हो रहा था। गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। अभय के पास रुकना, हमेशा उसके करीब रहना, पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा यही तो चाहा था मैंने। दूर से वाटरफॉल की आवाज आ रही थी। पानी के बहने का शोर मेरे भीतर के शोर से मिलकर एक जुगलबंदी कर रहा था।
लेकिन उन आवाज़ों के बीच से अभय के शब्द रास्ता बनाते हुए मेरे कानों तक चले आ रहे थे और एक भंवरे की गुनगुन की तरह सुनाई पड़ रहे थे। रुक जाओ नंदिनी, मेरे पास रुक जाओ। मन किसी बच्चे की तरह ललचा रहा था। किसी मनपसंद चीज के लिए ना कह पाना कितना कठिन होता है ना। और क्यों कहूं ना, अभय से अलग होने के बाद भी मैंने उससे प्यार करना कब छोड़ा था। कौन सा ऐसा फुर्सत का लम्हा रहा होगा जब मैंने उसको आंखें मूंद करके अपने करीब महसूस करने की कोशिश नहीं की थी। अभय मेरी पहली नजर का प्यार था और उसकी वो ग्रीक गॉड वाली इमेज मेरे जीने की वजह है। उसको छोड़ के चले आते वक्त मैं वो प्यार, वो अक्स अपने साथ लेके चली आई थी। लेकिन अब जब अभय लौट आने को कह रहा है तो मुझे उसकी बात किसी खजाने की चाबी मिल जाने जैसी क्यों नहीं लग रही है। क्यों इतनी सोच में पड़ी हूं मैं। कितनी रातों को मैंने ये ख्वाब देखा था कि मेरे घर की कॉल बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो सामने अभय खड़ा था, अपने हाथों में रजनीगंधा का सफेद गुच्छा लिए, आंखों में पहले सी मोहब्बत लिए। और आज अब वो ख्वाब मेरे सामने सच होकर खड़ा है तो मैं सोच में पड़ गई हूं। क्यों मेरे लिए लौटना मुश्किल लग रहा है। दुनिया में हर चीज तो अपनी जगह लौटती है ना। लंबे सफर के बाद मुसाफिर भी तो अपने घर लौट आता है, लेकिन अभय के पास लौटना और बात थी। अब उसका घर मेरा घर कहां रह गया था। मेरी चुप्पी शायद लंबी होती जा रही थी। अभय ने कार स्टार्ट कर दी और गियर बदलने से पहले कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़कर मेरे माथे को चूम लिया। मैं कुछ कहती, कुछ समझती इससे पहले अभय ने स्टीयरिंग संभाला, विंडस्क्रीन पर नजरें गड़ाईं और कार पतली कच्ची सड़क से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गई। मैंने कार की सीट पर अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अभय रास्ते भर गुनगुनाता रहा। हाँ, ये आदत बदली नहीं थी उसकी। मैंने शायद अब तक नोटिस नहीं किया था। पहले भी जब हम कहीं घूमने जाते थे तो वो ड्राइविंग सीट संभालते ही गुनगुनाने लगता था। बस उस रात 6 बरस पहले जब हम उज्जैन से लौट रहे थे तब वो जरूर चुप हो गया था, रास्ते भर खामोश रहा था। और उस रात की चुप्पी ने धीरे धीरे हमारे रिश्ते में दरारें पैदा कर दी थी। सच है, जब दो लोगों के बीच प्रेम नहीं रहता तो खामोशी अपनी जगह बनाने लगती है। रिश्तों पर लगी घुन होती है खामोशी, जो एक दूसरे के लिए विश्वास को धीरे धीरे खाने लगती है। थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए। मैं कार से उतरकर सीधे काका के पास गई। काका शायद गहरी नींद में थे। मैं उनके सरहाने बैठ गई। मैं रोना चाहती थी। मैं अपनी उलझन उनसे या किसी भी अपने से कहकर सुलझाना चाहती थी। सच तो यह था कि मैं हैरान थी कि अभय ने जब मुझसे रुक जाने को कहा तो मैं खुशी से उछल क्यों नहीं पड़ी। उसके लौट आने के प्रस्ताव पर मैं बावली होकर नाचने क्यों नहीं लगी। मैंने अपना सर काका के पलंग पर टिका दिया और सो गई। अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस हुई तो मैंने आंखें खोल दी। काका मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। मैं पहचानती थी उनकी आंखें, जानती थी कि वो बिना मेरे कहे समझ गए हैं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। वो हमेशा से समझ जाते थे। पहले भी जब भी मैं अभय के व्यवहार से हर्ट होती तो काका मुझे घर की खुली छत पर ले जाते, तारों नक्षत्रों की कहानियां सुनाते, मुझे दिलासे देते, समझाते सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीदें बंधाते। कभी कभी मैं बिखर भी जाती। काका, आप अभय के प्यार में अंधे हैं, आप उसे क्यों नहीं समझाते? सारे एडजस्टमेंट मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं? काका मेरे उलाहने अनसुने कर देते थे। शायद उन्होंने अभय के सामने हथियार डाल दिए थे। लेकिन काका क्या आज भी मेरी बातों को अनसुना कर देंगे?
मैंने बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखा, बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकी। जानती थी कि वो बहुत बीमार हैं, बेहद कमजोर। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करती, किससे साझा करती अपनी तकलीफ। हाँ, अभय की बात से मुझे तकलीफ तो पहुंची ही थी। जितना मुश्किल मेरे लिए उसे छोड़ जाना था, उतना ही कठिन लौट आना लग रहा था। काका ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उनकी धड़कनें इतनी कमजोर थीं कि मुझे महसूस ही नहीं हो रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जानता हूं क्यों परेशान हो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बोले, जिंदगी में ठहर जाना गलत है, क्योंकि नियम चलते जाने का है, लेकिन लौटना हमेशा जरूरी नहीं होता। लौटो तभी जब लगे मंजिल पीछे छूट गई है। अगली सुबह मैं सोकर उठी और रसोई में पहुंची तो अभय चाय बनाकर कप्स में छान रहा था। एक कप में 2 शुगर क्यूब्स थे और एक मेरी चाय फीकी। मैंने सामने रखे डब्बे से कुछ टोस्ट निकालकर ट्रे में रख दिए। अभय ने टोस्ट उठाकर एक बाइट लिया और मुस्कुरा के बोला, रात को ठीक से सोई थी ना। मैंने उसकी तरफ देखा कि वो कहना क्या चाहता है। उसके कहे के पीछे कुछ अनकहा भी है क्या, लेकिन उसका चेहरा सपाट था। मैंने पूछा, क्यों, तुम जागे हुए थे क्या? अबे हंस दिया। नहीं, तुम देर रात तक काका के कमरे में थी, इसलिए पूछा। मैं जानती थी कि वो समझ गया था कि मैं काका के पास क्यों गई थी, और मैं ये भी जानती थी कि उसको यकीन है कि काका मुझे उसके पास लौट आने को ही कहेंगे। मैंने अभय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चाय का कप लेकर बाहर लॉन में चली आई। मैंने अभी चाय खत्म भी नहीं की थी कि अभय की आवाज आई। वो मुझे बुला रहा था। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मैं भागती हुई अंदर गई तो अभय काका के सीने पर सर रख के बिलख रहा था। मेरे आने की आहट पाते ही वो पलटा और मुझे अपने सीने से भींच लिया। वो बच्चों की तरह सुबक रहा था। नंदनी, काका लेफ्ट अस, ही इज नो मोर। काका चले गए थे। घर में सन्नाटा था, जैसे दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां सब सोग मना रहे हों। जिस तरह हमें अपने घर की आदत हो जाती है ना, वैसे ही शायद घर को भी उसमें रहने वालों की आदत हो जाती है। 2 दिन बाद हमें वापस दिल्ली लौटना था। अभय को कुछ इंतजाम और करने थे। मैं लौट सकती थी, लेकिन अभय को अकेले छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने महसूस किया कि वहां मेरे रुके रहने की वजह अभय के लिए मेरी मोहब्बत नहीं थी। जब तक उससे दूर थी, मैं वाकई तकलीफ में थी। उसके प्यार को अपने भीतर महसूस करती रही, लेकिन अब जब वो मेरे आसपास है, तब उसके लिए मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। शायद उसका ये कहना कि लौट आओ नंदिनी, मेरे सारे घाव भर गया था। शायद वक्त के साथ हमारे बीच के एहसास बदल चुके थे, केमिस्ट्री बदल गई थी। अभय मुझ पे पहले की तरह अधिकार जताता रहा। वो मेरा ख्याल भी रख रहा था और यही तो मैं चाहती थी। अभय हर वक्त मेरे करीब था, लेकिन मेरा मन उससे दूर ही कहां ठहरा था। उस शाम मुझे लौट आने का कहने के बाद अभय ने मान लिया था कि मैं लौट आऊंगी। वो जानता था कि मैंने उसे पूरी शिद्दत से चाहा था। आज वो मुझे रुक जाने को कह रहा है, तब मेरा मन ये सवाल कर रहा है कि उसने उस दिन मुझे क्यों नहीं रोका था जब मैं उसका घर छोड़ के जा रही थी। काका की मौत को 4 दिन हो गए थे। उठावने की रस्म के बाद अगले दिन मैंने अभय से कहा, मैं आज वापस जाऊंगी दिल्ली। मैंने कैब बुक कर ली है। वापस? कैब? अजय हकलाते हुए बोला। मैंने एक लंबा सा कहा और अंदर अपना सामान पैक करने चल दी।
थोड़ी देर बाद हम घर के बाहर खड़े टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। अभय मेरे एकदम पास खड़ा था, खामोश। कुछ देर बाद उसी ने खामोशी तोड़ी और कहा, जानती हो 5 साल पहले जिस शाम तुम मुझको छोड़ के गई थी, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। अगर नफरत देखता तो तुम्हें लौटने को कभी नहीं कहता। मैं चुप रही। अभय ने हल्के से मेरी उंगलियों को छुआ और बोला, कहो ना नंदिनी, तुम्हें मुझसे नफरत है? मैंने ना में सर हिला दिया। फिर अभय की आंखों में एक रोशनी सी चमकी। फिर क्या कोई एहसास हो? जरूरी तो नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। अभय ने अब कस के मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मैं इंतजार करूंगा, सच में इंतजार करूंगा कि तुम फिर से मुझसे प्यार करने लग जाओ। मैं हंस पड़ी और अपनी हथेली उसके आगे कर दी। मैंने कहा, मेरे हाथों में सिर्फ एक बार मोहब्बत लिखी है। अभय भी हंस दिया, बोला, मैं नहीं मानता इन बातों को, इन लकीरों, इन फकीरों को। मैं सामने आ गई, टैक्सी में बैठ गई और खिड़की का कांच ऊपर चढ़ा लिया। अभय की आवाज आना बंद हो गई। वो देर तक टैक्सी पर नजरें गड़ाए हाथ हिलाता रहा। मैं देखती रही उसे धुंधला हो जाने तक। बस इतनी सी थी ये कहानी।